चलिए भाई साहब, सो लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। पिछले क्लास में एक छोटा सा प्यारा सा चार्ट जो है वो हमने यहाँ पे बनाया था, जिसमें कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन जो है वो बोले कर रहे थे। इसमें सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी, जिसमें कि चार बातें जो है वो हमने कही कि भाई साहब जो मालिक है उसी का नुकसान होगा, उसी का रिस्क रहेगा। दूसरी बात हमने कहा था कि जो ओनर होगा वही बोले तीसरे पार्टी के अगेंस्ट में गुड्स का अगर कुछ भी होता है, कोई तीसरा पार्टी गुड्स को लेके चले जाता है वगैरह वगैरह, तो वही उसके अगेंस्ट में केस वगैरह कर सकता है। सेलर तब तक बोले प्राइस क्लेम करने की बात नहीं कर सकता है जब तक कि आपने सामने वाले को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर दी। अगर सामने वाले को आप गुड्स का ओनरशिप दे चुके हो और उसने पैसा नहीं दिया तो बोले आप केस कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने आधा पैसा दे दिया और आपने कहा भाई साहब पूरा पैसा जब मेरे पास में आएगा तभी मैं ओनरशिप आपको दूंगा, तो इसके लिए आप केस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में क्या कहा गया कि जो भी बंदा प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो ही जो गुड्स उसके पोजीशन में है उसका कंट्रोल जो है वो बोले रिसीवर के पास में या फिर ऑफिशियल असाइनी के पास में क्या होगा, चले जाएगा। फिर इसके बाद में हमने बात करी अबाउट द रूल फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आया वो ये कि सर अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, कौन से वाली प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वाले गुड्स है, तो ऐसे केस में क्या, तो ऐसे केस में तीन अलग अलग बात जो है वो अपन ने करी कि अगर आपके जो गुड्स है वो डिलीवर्ड स्टेट में है तो जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसी टाइम पे क्या मान लिया जाएगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर्ड मान लिया जाएगा। अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो जब वो डिलीवर्ड स्टेट में आ जाएगा और बायर को इसके बारे में नोटिस हो जाएगा तब मान लिया जाएगा। और अगर बोले कुछ प्राइस वगैरह एसर्टेन करना बाकी था तो जब वो काम कर लिया जाएगा जिससे कि प्राइस एसर्टेन हो जाए और बायर को इस चीज के बारे में पता चल जाएगा तो उस टाइम पे क्या मान लिया जाएगा, प्रॉपर्टी को सामने वाले के पास में ट्रांसफर्ड मान लिया जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था पिछले वाले क्लास के अंदर। अब इसके बाद में लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, सेकंड वाला पॉइंट, कि अगर आपके जो गुड्स हैं वो कौन से वाले हैं, अनएसर्टेन्ड वाले हैं। मतलब सो बोले शायद गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट एग्जैक्टली कौन से वाले गुड्स के बारे में बात कर रहे हो वो बोले नहीं पता अपने को, ठीक है। या फिर दूसरा, सो बोले गुड्स अभी तक एग्जिस्टेंस में आए ही नहीं है, कब आएंगे, फ्यूचर वाली डेट पे आएंगे सर। तो दोनों के लिए सेम बातें आपको दी गई। क्या कहता है, अनएसर्टेन गुड्स मतलब द गुड्स विच हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है साहब। फ्यूचर गुड्स ऐसे वाले गुड्स जो कि अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं किए गए हैं या फिर प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं या फिर मैन्युफैक्चर हो चुके होंगे शायद या प्रोड्यूस भी हो चुके होंगे, लेकिन जो बंदा उनको प्रोवाइड करने वाला है, सेलर जो है, उसके पास में अभी तक आए नहीं है, उसने अभी तक एक्वायर नहीं किए हैं, ठीक है, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब आगे जाके फ्यूचर में वो गुड्स जो है वो आने वाले। अब ये ध्यान से सुनिएगा, सो बोले प्रॉपर्टी इन द अनएसर्टेन्ड और द फ्यूचर गुड्स सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन, अगर उसको कैसे बेचा गया है, बाय डिस्क्रिप्शन, इट पासेस टू द बायर कब, व्हेन द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। भाई साहब सामने वाले बंदे ने कहा था कि मुझे जो गुड्स चाहिए सो एंड सो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सामने वाला बोलता है कि मुझे मोबाइल चाहिए जो कि आईफोन का होना चाहिए, 11 प्रो वाला होना चाहिए, उसका जो कलर रहेगा स्पेस ग्रे वाला होना चाहिए, 256 GB का रहना चाहिए, वगैरह वगैरह पूरा बताया आपने, ठीक है। तो अभी ध्यान से भाई साहब, क्या मैं कह सकता हूं कि बंदा उस बात को कंफर्म करेगा कि ऐसा है कि नहीं है। सबसे पहली बार गुड्स को अप्रोप्रिएट किया जाएगा, हाँ भाई साहब ये वाले गुड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, टू द कॉन्ट्रैक्ट इधर बाय द बायर और बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा बोल देता कि दोनों पार्टीज मिलके क्या करेंगे, गुड्स को एसर्टेन करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे, ठीक है। दूसरा, गुड्स जो है डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करने वाला होना चाहिए। फिर बोले वो डिलीवरेबल स्टेट में रहना चाहिए और जो अप्रोप्रिएशन किया जाएगा, मतलब ये वाला मैं तेरे को दे रहा हूं, उसने कहा हाँ ठीक है ये वाला मुझे दे दे, तो उसमें कोई और फर्दर कंडीशन नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट द प्राइस। सिर्फ प्राइस की जो कंडीशन है वो रहनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी कंडीशन होनी नहीं चाहिए। ये समझ में आया। सब बोले अप्रोप्रिएशन कैसे किया जा सकता है, या तो बोले जिन गुड्स को आप बेच रहे हो उनको बाकी गुड्स से अलग करके, 15-20 फोन रखे हुए थे उसमें से एक फोन निकाला और एक फोन निकाल के ये लो बोले ये वाला फोन, अप्रोप्रिएशन हो गया। या फिर दूसरा, बाय पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड इन द सुइटेबल रिसेप्टिकल्स, मतलब
सर कई बार ऐसा होता है कि जो आपके गुड्स हैं, जैसे अगर मैं सब्जी के बारे में बात करूं, प्याज पूरा का पूरा ढेर जो है वो लगा हुआ है, आपने कहा उसमें से 1 किलो, तो 1 किलो एक कटोरे में निकालना पड़ेगा। अब वो एक तो नहीं है सर, गॉट द पॉइंट। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका जो है वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है साहब। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। 3 चीज आपको दी गई, एक है आपका गुड्स का एसर्टेनमेंट करना, दूसरा गुड्स का एप्रोप्रिएशन करना, और तीसरा कौन से केसेस में मान लिया जाएगा। मतलब आपने एप्रोप्रिएशन किया नहीं, मतलब ये दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ, उसके बावजूद मान लिया जाएगा कि एप्रोप्रिएशन जो है वो कर दिया गया। ऐसा कब होगा? तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर बोले मैं गुड्स को एसर्टेन करने के बारे में बात करूं, कई बार ऐसा डाउट भी होता है कि सर जो एप्रोप्रिएशन है उसका मतलब एसर्टेन करना ही हो गया, तो आंसर विल बी नो सर। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखिएगा। सो बोले एसर्टेनमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द गुड्स टू बी डिलीवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर आइडेंटिफाइड एंड सेट अपार्ट. It is a unilateral act of the seller alone to identify and set apart the goods. एसर्टेनमेंट में क्या होता है सर? बोले अकेला जो आपका सेलर रहेगा ना, वो बोले चीज को निकाल के साइड में रखेगा, फिर उसके बाद में बायर बाद में आके क्या करेगा? कंसेंट देगा। लेकिन जो आपका एप्रोप्रिएशन होगा वो कैसे होगा? विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, दोनों में एक ही डिफरेंस है भाई साहब। ये जो है ये यूनिलेटरल एक्ट है, और ये जो है ये क्या है? बायलेटरल, मतलब दोनों तरफा है सर। बायलेटरल, बाय मतलब दो, ठीक है, लेटरल मतलब तरफा, राइट? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, डीम्ड एप्रोप्रिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? वेयर द सेलर डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब मैं तुमको दे रहा हूं, तुम सामने वाले को दे दो। मैं तुमको दे रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, बोले आगे पहुंचाने के लिए। किसको दिया सर? मैंने कुरियर वाले को दे दिया। कुरियर वाले से कहा कि ये वाले जो गुड्स हैं इनका मालिकाना अधिकार बायर का है, तो आपका काम क्या होगा? आप ये वाले गुड्स को सामने वाले तक पहुंचा के आओगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है? व्हेन द सेलर डिलीवर द गुड्स टू एनी अदर पर्सन फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब उसने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए मैंने कुरियर वाले को दिया और साथ में ये कंडीशन कहा कि आपको वहां पे सीओडी मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी। अगर कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल रहा है तो गुड्स मेरे पास में वापस ला दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पोजल का राइट किसके पास में? मेरे पास में। तो क्या ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया क्या? बोले नहीं सर, नहीं किया गया। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान से, वापस से ध्यान से, क्या कहता है भाई साहब कि आपने जो गुड्स हैं वो क्या कर दिए? वो दे दिए इंटरमीडियरी को, मतलब कुरियर वाले को। लेकिन कैसे दिए हैं? जाओ बोले उसको देख के आ जाओ। उसमें कोई कंडीशन डाली क्या आपने? नहीं सर, कोई कंडीशन नहीं डाली। आपने उसमें यह नहीं कहा कि ये गुड्स को कैसे क्या डिस्पोज करना है, इसका अधिकार मेरे पास में है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा? उसे डीम टू हैव अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड मान लिया जाएगा। किसको दिया आपने? बायर को दिया, कैरियर को दिया, और या फिर बेली। बेली कौन होता है? जो गुड्स को रखता है। मैंने किसी और बंदे को कहा तो अपने पास में रख, वो बंदा आएगा और ये गुड्स को लेके चला जाएगा। ठीक है बोले, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझा? इसे क्या कहा जाएगा? डीम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स जो है ये बोले सेलर एंड बायर के म्यूचुअल कंसेंट से होता है। दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट रहेगा। और अगर मैं एसर्टेनमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात करूं, इट इज डन ओनली बाय द सेलर। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बाद में अगर बायर जो है उसको लेना है तो वो ले लेगा, नहीं लेना है तो मना कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट पे आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। एग्जांपल देखिएगा यहां पे, बोले सर ए एग्री टू सेल टू बी द ऑयल टू बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। सर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम, इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर वाले गुड्स हो गए, प्रोड्यूस किया जाएगा, बोले अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, नाउ द ऑयल वाज फिल्ड बाय ए इनटू द बॉटल्स सप्लाइड बाय बी। अच्छा जी, बी ने कहा जब प्रोड्यूस करोगे ना तो ये वाली बॉटल्स में डाल देना। ए ने क्या किया? वो बॉटल्स में डाल दिया। ठीक है साहब। नाउ इट इज एन इफेक्टिव एप्रोप्रिएशन एंड द ओनरशिप पासेस टू द बायर व्हेन द ऑयल इज फिल्ड इनटू द बॉटल। आपने जिन बॉटल्स में डालने की बात करी थी, मैंने अगर उनमें डाल दिया है, मतलब मेरे और आपके म्यूचुअल कंसेंट से क्या हो चुका है? अपन ने ये चीज को कंफर्म कर लिया। ओनरशिप क्या हो गई? आपके पास में ट्रांसफर हो गई। कब? जैसे ही मैंने वो तेल होगा वो आपके बॉटल में डाल दिया, उसी टाइम पे। ठीक है सर। इन दिस केस द बायर गेव हिज कंसेंट टू द एप्रोप्रिएशन जस्ट बाय सप्लाइंग द बॉटल्स।
ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, ए सोल्ड टू बी 20 बैग्स ऑफ शुगर आउट ऑफ द लार्जर क्वांटिटी। मतलब ए के पास में 1000 बैग्स पड़े थे, उसमें से 20 बैग्स जो हैं वो किसको दिए गए, बी को दे दिए गए, ठीक है। नाउ 4 बैग्स ऑफ शुगर वो फिल्ड एंड टेकन अवे बाय द बी। ओ माय गॉड, 4 बैग जो है वो क्या हो गया, बी जो है वो लेके चला गया। लेटर ऑन ए फिल्ड 16 मोर बैग्स एंड इन्फॉर्म्ड बी, बी को इन्फॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। बी प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी ऑफ दो 16 फिल्ड बैग्स ऑल्सो बिफोर बी कुड टेक द डिलीवरी, द गुड्स वर लॉस्ट। अब ये ध्यान से भाई साहब, ए की जिम्मेदारी रहेगी ना, बी बोलता है मेरे को क्या पता कि तूने सही में भरे थे कि नहीं भरे थे। अगर एग्जैक्टली मैं यहां पे बात करूं तो जो आपके ए ने यहां 16 वाले बैग भरे, क्या मैं कह सकता हूं कि इसे क्या नाम दिया जाएगा, एज अ सर्टेनमेंट। क्यों सर, बोले ये तो सेलर जो था उसने खुद ने किया, आपने इन्फॉर्म कर दिया। सिर्फ इन्फॉर्म करने से बात हो जाएगा क्या, आपने क्या किया, आपने इस चीज को भरा, भर के मुझे इंटीमेट कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या उसमें मेरा कंसेंट था क्या। आके मैं देखूंगा भाई साहब कौन से 16 वाले बैग है जो आपने भरे हैं, क्या वो वेट के हिसाब से प्रॉपर है क्या, क्या वो क्वालिटी के हिसाब से प्रॉपर है क्या, तब जाके क्या होगा, एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तब जाके वो म्यूचुअल कंसेंट माना जाएगा। इसके पहले कि मैं आके उसको एप्रोप्रिएट करता या आपसे मिलके करवाता, उसके पहले लॉस्ट हो गए, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि मेरे बैग लॉस्ट हो गए। क्या बोला जाएगा, जो बेचने वाला था उसी के बैग क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, और मुझे मेरे 16 बैग चाहिए। ये समझ में आया, ठीक है सर। अभी ध्यान से, it was held that at the time of loss the ownership has passed to the buyer, therefore he should suffer the loss. In this case the appropriation is unconditional and mutual. एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे क्या बोला गया कि बी जो है उसने कंसेंट दे दिया। बोले हाँ ठीक है भाई साहब, आपके 16 बैग जो है वो बोले रेडी है, आप डिलीवरी लेके जा सकते हो। अब भाई साहब एक और पॉइंट है, क्या बोले, बी अगर टाइम पे नहीं आया तो उससे कहा था आज के दिन में आप उठा लीजिएगा, अगर रात तक नहीं उठाओगे तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई और उसको उठा के लेके चला जाएगा। बी ने क्या किया, अगले दिन सुबह है, बी ने सोचा शायद गोडाउन के अंदर रखे होंगे, ए ने कहा मैंने कि गोडाउन के पास में रखे हुए हैं। अब अगर ऐसे में लॉस हो गया तो किसका होगा लॉस, ये बी का लॉस रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है सर। अगर बी ने कंसेंट दे दिया था तो बी का लॉस होगा, अगर बी ने कंसेंट नहीं दिया था, अगर उसने कहा मैं आके चेक करता हूं, तो ऐसे केस में ए का ही नुकसान जो है वो माना जाएगा। ध्यान से, the seller appropriated by putting the sugar into bags and the buyer gave his consent। अगर उसने कंसेंट नहीं दिया था तो ए का नुकसान, अगर कंसेंट दे दिया था बाय प्रॉमिस टू टेक द डिलीवरी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये ओनरशिप जो है वो आपके पास में क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। ये समझ में आया, बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। आपने मुझे कहा भेज दो तो ही मैंने क्या किया, इस चीज को भेजा। अगर आप मुझे मना कर देते तो शायद मैं ये चीज आपको देता ही नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सो बोले व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन टर्म और ऑन द अदर सिमिलर टर्म्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एमर्जेस। इनमें से कोई भी चीज अगर होगी तभी क्या माना जाएगा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो माना जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे घर के पास में ना एक छोटा सा काम मुझे करना था, तो उसके लिए मुझे मिट्टी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेडर्स को फोन किया और ट्रेडर से मैंने कहा कि मुझे ना 500 फीट क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। 500 फीट का ट्रक वगैरह रहता है, उसकी मिट्टी चाहिए। ठीक है, बोले दे देंगे। रेट बताया सामने वाले बंदे ने, बोले कि 4000 रुपए जो हैं वो बोले इसके लिए आपको क्या करने होंगे, पे करने होंगे। मैं कहा ठीक है कर दूंगा पे, कोई दिक्कत नहीं, आप मिट्टी भिजवाइए। ठीक है, मैंने कह दिया कि आप मिट्टी जो है उसको क्या कर दीजिए, भिजवा दीजिए। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि इसके पहले कि वो मिट्टी मेरे घर पे आती, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ही बारिश का टाइम था, उसका टायर जो है वो फंस गया। टायर फंस गया। क्या मेरे पास में गुड्स डिलीवर हुए क्या? आंसर इज नो सर। क्या ऐसा माना जाएगा कि मेरा नुकसान वहां पे हुआ? आंसर इज नो सर। जब तक कि आप क्या नहीं कर देते, उस चीज की डिलीवरी जो है मेरे दरवाजे तक नहीं कर देते। एक बार मेरे कहने पे आपने मिट्टी को वहां पे डाल दिया जहां पे मैंने आपको बोला, उसके बाद में उस मिट्टी का मालिक जो है वो मैं हो जाऊंगा। अगर उस मिट्टी का नुकसान होता है तो मेरा नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्या बोलता है भाई साहब, when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller, the property in the goods passes to the buyer at the time of approval। जब मैंने क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई साहब अब ये डन, ये मेरा हो चुका है।
दूसरा, व्हेन अ बायर हैविंग द गुड्स ऑन अप्रूवल adopts the good by his act, the property in the goods passes to the buyer when he adopts it. अब इसमें ध्यान से सुनिए। मैं क्लास में था, ट्रक वाले का मुझे फोन आया, मैंने फोन उठाया, मैंने उठा के कहा हाँ भैया बोलिए। सर बोले मैं आ चुका हूँ, ये वही है ना जहाँ पे बोले सो एंड सो कलर की कार खड़ी है, यहीं पे डालना ना। मैं कहा हाँ भैया यहीं पे डालना। अब मेरे से गलती होगी, मैंने उसको क्लियरली नहीं बताया कि थोड़ा सा आगे लेके आप लेफ्ट में लीजिएगा और बाद में जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है रोड के उस साइड में, आप वहां पे डालिएगा। भाई साहब ने क्या किया, कार के पास में डाल दिया। घर का जो मेन गेट है ना उसके जस्ट सामने में कार के पास में डाल दिया। ऐसा डाला कि ना तो वो कार वहां से निकल सके और ना घर के अंदर जाना या वहां से बाहर आना वो कर सके। अब ऐसे केस में क्या मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारी मिट्टी यहां से उठा के लेके जाओ? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि मैंने फोन पे क्या दे दिया, कंसेंट दे दिया, यही घर मेरा है, उसी के पास में डाल दो। अब मैं सोच रहा हूं कि यार उस बंदे में उतना अक्ल रहेगा कि थोड़ा सा आगे जो खाली जगह है वहां पे उसका भराव वहां पे करना, तो वहां पे डालोगे। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में आपने बोला नहीं सर, सामने वाले ने समझा नहीं सर। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसकी मिट्टी थी वो उठा के लेके जाए। अब ये आपकी चीज है, आपकी जिम्मेदारी है, आप देखो इसमें कैसे क्या आपको डील करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बायर रिटेन द गुड्स विदाउट सिग्निफाइंग द अप्रूवल। डीम्ड अप्रूवल सर, मतलब आपने गुड्स को रख लिया और क्या अप्रूवल चाहिए, यही तो अप्रूवल था। आपने क्या कर दिया, कंडक्ट ऐसा कर दिया जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो गुड्स हैं उसके मालिक आप ही हो अभी। ठीक है, इन सच ए केस इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम। यहां पे जो एग्जांपल होगा वो मोबाइल वाला कंफर्म आएगा भाई साहब, ध्यान से। वापस से सेम पॉइंट बोले, ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदा है। ए नाम के बंदे के पास में मोबाइल है, बी जो है वो ए को अप्रोच करता है कि तुम्हारा मोबाइल मुझे बेच दो। ए ने कहा हाँ ठीक है ले ले। बी ने कहा नहीं, मुझे ना एक दिन का टाइम दो, जैसे आज बोले 17 ऑफ अगस्त है, ठीक है, तो 18 अगस्त तक तुम्हारा जो फोन है वो बोले मैं तुमको वापस ला के दे दूंगा और कंफर्म कर दूंगा कि मुझे मोबाइल रखना है या नहीं रखना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। अभी ध्यान से सुनिएगा सर। बोले 18 छोड़ो, 18 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में 20 हो गया, 20 के बाद में 21 आ गया। 21 को बी नाम का जो बंदा है वो ए के पास में आता है, आके कहता है ये फोन मुझे नहीं चाहिए। ए क्या बोलेगा, सर ये क्या मतलब हुआ, अगर आपको ये फोन नहीं चाहिए था, आपने मुझे क्या कहा था कि मैं 18 तारीख को फोन वापस ला के दे दूंगा, 19 को कहा था, 20 को कहा था, 21 को कहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सामने वाला बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है और ये कह सकता है मेरे को चाहिए मेरा पैसा, फुल पैसा, बराबर है। ये फोन वोन जो है वो तुम्हारे पास में रखो, मेरे को अब ये फोन नहीं चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी तुम अपने पास में लेके गए, मैंने एक दिन का टाइम दिया था, तुम 4 दिन के बाद लेके आ रहे हो। अगर लेके आ भी रहे हो, मैं शायद इसके लिए कंसेंट दे भी देता, लेकिन 4 दिन तुमने कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं किया। हो सकता है शायद तुम मतलब अपनी जगह जो है वहां के बाहर चले गए होंगे या कुछ ऐसा हो गया होगा, वट एवर द केस में भी। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे लाके देते या फिर मुझे इंटीमेट करते कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन मैं ये चीज आपको लाके नहीं दे पा रहा हूं, आप ऐसा बता देते। ये समझा? ठीक है। एंड देन व्हेन द बायर मेक्स द रिटर्न ऑफ द गुड्स इम्पॉसिबल, तोड़ दिया। मोबाइल लेके गया था भाई, उसको क्या कर दिया, नीचे गिरा के तोड़ दिया, या चोरी हो गया, कहां से देगा? ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नुकसान नहीं हो, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम गुड्स को मुझे वापस दे नहीं पा रहे हो, एक काम करो पैसा जो है वो दे दो। ठीक है, बाय हिज एक्ट और डिफॉल्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस व्हेन ही डज द एक्ट और मेक द डिफॉल्ट। ये समझ में आया ऐसा? तो तीसरे वाले में ये 4 पॉइंट जो है वो आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है भाई साहब यहां पे लास्ट वाला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। मतलब ये कि उस प्रॉपर्टी को बेचना है या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अधिकार जो है वो बोले अभी भी किसके पास में है, सेलर के पास। पोजीशन जो है वो बोले शायद किसको दे दिया अपन ने, बायर को दे दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये अधिकार अभी भी किसके पास में, सेलर के पास में। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई साहब, उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर जो है वो कब माना जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर कब माना जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि सर समटाइम्स अ सेलर एप्रोप्रिएट्स, इंडिविजुअली उसने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएट कर दिया टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एट द सेम टाइम रिजर्व द राइट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल द बायर फुलफिल द सर्टेन कंडीशन। मतलब एक मेरा फ्रेंड है, मैं अगेन प्रैक्टिकल वाली चीज जो है वही आपको यहां पे बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड का नाम है मुकुल, ठीक है। ये मुकुल नाम का जो बंदा है ना, इसके पास में SE, एप्पल की SE वाली जो वॉच है ना, एप्पल वॉच,
ठीक है, वो है उसके पास में, मतलब सॉरी थी उसके पास में। उसने क्या किया, अपनी यही वाली वॉच जो है अपने एक फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम है जेपी, सर ये कैसा नाम है, बस ये दोस्ती वाला नाम ऐसा लगा लो, वैसे नाम है जयप्रकाश, ठीक है। अब जयप्रकाश ने बोला कि यार ये घड़ी मेरे को देगा क्या, बोले हाँ ठीक है ले ले, ठीक है। उसने क्या किया, मुकुल ने क्या किया, ये एसई घड़ी जो है वो किसको दे दी, जेपी को दे दी, राइट। अभी तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ है कि भैया ये घड़ी जो है तू मेरे को बेच रहा है, ठीक है, या अगर बेच रहा होगा तो कितने पैसे में बेच रहा, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दो दोस्त थे, आपस में बैठे, आपस में चाय पी रहे थे, बोले घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को भी दे, मैं ट्राई करके देखता हूं, और मेरे को अच्छी लगी तो बाद में शायद मैं भी नहीं खरीद के लेके आ जाऊं, और वट एवर द केस में भी, राइट। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले बंदे के पास में है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मार्केट में बेचना है या उसको गिरवी रखना है या जो कुछ भी करना है, उसका राइट किसके पास में है, मुकुल के पास में। तो क्या सही में प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपने बेच दिया क्या, नहीं, नहीं बेचा अभी तक, ओनरशिप तो आप ही के पास में है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे केस में क्या होगा, then the seller can do so if the terms of the contract or the appropriation of goods allow him to do so. Got the point? जेपी को क्या बोला गया, भाई साहब अगर ये चीज का पैसा तू मुझे पे कर देता है जो कि से फॉर एग्जांपल 23,000 का रहेगा, तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा, तू हो जाएगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी का मालिक अभी भी कौन है, मैं ही हूं, और जब तक कि मैं ये प्रॉपर्टी तुमको नहीं देता हूं तब तक के तुम इसके मालिक नहीं होगे। Now, if the seller reserve a right of disposal of the goods appropriated, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the sellers are fulfilled. Condition क्या थी, 23,000 रुपए दे दे, तब तक यूज कर, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब तेरे को ये प्रॉपर्टी का मालिक बनना होगा, मुझे क्या दे देना, 23,000 रुपए जो है वो पे कर देना, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, मालिक बना दूंगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। इवन इफ द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर, मतलब पोजीशन दे दिया उसको, ठीक है, और टू द कैरियर और टू अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, उससे कोई फर्क नहीं, पोजीशन किसके पास में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिस्पोज करने का अधिकार आपने अपने ही पास में रखा होगा तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने ये प्रॉपर्टी सामने वाले को बेच दी, आप ऐसा बोल ही नहीं पाओगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब, चलिए तो ध्यान से, अगर मैं ये तीसरे वाले पॉइंट को यहां लिखने की बात करूं, कलर चेंज करके लिखते हैं अपन इसको, ताकि प्रॉपरली डिफरेंशिएट जो है वो आप सिंपली कर पाओ। तीसरे वाले पॉइंट में क्या कहता है, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, फ्यूचर गुड्स वाला था पहले, फ्यूचर गुड्स वाला कहां गया, हाँ ये रहा, फ्यूचर वाला जो गुड्स होगा, अगर बोले इसके बारे में बात की जाए तो कुछ कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू बायर, या प्रॉपर्टी की जगह मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, ओनरशिप ऑन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस है बोले, पहली बात, गुड्स मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड, ठीक है। दूसरा, मस्ट बी मैचिंग विद द डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट मैच द डिस्क्रिप्शन, फिर मस्ट बी इन द डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, और चौथा पॉइंट क्या था आपका यहां पे कि एप्रोप्रिएशन जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए।
उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर तुमने ये किया तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज दिया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ तो भी। गॉट इट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाले के बारे में बात करूं तो क्या बोला गया यहाँ पे नीचे में, ध्यान से। पहला, बायर शुड सिग्निफाई हिज अप्रूवल। इसको भी अपन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि इसके लिए भी कंडीशन आपकी है, तो इसी को उठा के कॉपी किया अपन ने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कलर जो है इसका चेंज कर दिया। क्या है बोले कंडीशन? सबसे पहली बात, बायर मस्ट गिव हिज अप्रूवल। ठीक है। दूसरा, और, ठीक है, अगर आप अप्रूवल दे दोगे तो भी हो जाएगा, अगर आपने अप्रूवल नहीं दिया तो बायर मस्ट अडॉप्ट। गुड्स को बोले आपको क्या करना होगा? अडॉप्ट करना होगा। तीसरा, या फिर रिटेन द गुड्स। रिटेन द गुड्स बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम। जितने टाइम के लिए एग्री किया था उससे ज्यादा टाइम के लिए आपने क्या कर दिया? उसको अपने पास में रिटेन करके रखा। एंड चौथा, रिटर्न ऑफ गुड्स बिकम्स इम्पॉसिबल। इन चारों में से अगर कोई भी काम हो जाता है तो ऐसे केस में जो आपका बायर रहेगा उसे ही क्या मान लिया जाएगा? ओनर मान लिया जाएगा, और जो रिस्क होगा ओनरशिप के साथ में वो उसके पास में ट्रांसफर्ड माना जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में फोर्थ वाला क्या था? जहां पे राइट इज रिजर्व्ड विद द सेलर। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर एक ही भाई साहब, क्या है? द प्रॉपर्टी or the ownership will not be considered as transferred unless the right to dispose the property is transferred to the buyer, even if possession of such goods is delivered to buyer, carrier और बिली। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी को बेचने का जो अधिकार है या उसको डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार जो है वो अपने पास में रखा हुआ है, मतलब प्रॉपर्टी का ओनरशिप है आपके पास में है, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि ओनरशिप आपने क्या कर दी है, किसी और को ट्रांसफर कर दिए, ऐसा माना नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए दैट्स इट। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, डीम्ड राइट ऑफ द डिस्पोजल। ये कब माना जाएगा कि जो आपका सेलर है उसी के पास में डिस्पोज करने का अधिकार है? व्हेन सेलर मेक्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन हिज और हिज एजेंट्स नेम। प्रॉपर्टी आपने बायर को बेच दी, बोले हाँ,
तो बोले ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने खुद के नाम पे बना लिया। ये कैसा ट्रांसफर है जिसके बारे में हमको नहीं पता। ठीक है। दूसरा, व्हेन द सेलर सेंड BOE मतलब व्हाट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, विद द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो मैंने आपको बताया था ना, बोले कैश ऑन डिलीवरी है, अगर सामने वाला बंदा कैश पे नहीं करता है तो प्रॉपर्टी वापस लेके आ जाना, अपन ने इसको बेचा नहीं ऐसा मान के चलो। ठीक है, डन। एग्जाम्पल देखिएगा। सो बोले ए ने एग्री किया टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी। ए ने कहा कि सर्टेन गुड्स जो है वो बोले मैं किसको बेचने को तैयार हूं, बी को बेचने को तैयार। ठीक है। one of the conditions of the contract of the sale was that the buyer must pay the price before the delivery of the goods लेने के पहले पैसा देना पड़ेगा, COD, cash on delivery. In this case, by making the delivery of the goods conditional upon the payment of price, the seller has reserved the right of disposal. The ownership of goods will not be transferred to B unless the payment is made. जब तक आप पैसा पे नहीं करोगे, प्रॉपर्टी में जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। as simple as that. ये समझ में आया? दैट्स इट भाई साहब। तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ट्रांसफर ऑफ अनएसर्टेन्ड और द फ्यूचर वाली गुड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर उसके बाद में दूसरे वाला ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ये वाले को नोट डाउन कर लीजिए। और फिर उसके बाद में जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है व्हेन राइट ऑफ द डिस्पोजल इज रिजर्व्ड, ये वाले को भी नोट डाउन आप सिंपली कर लीजिए। अगले वाली क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमें करना है डिस्कशन। ये वाला जो चीज़ है ये आप ही के लिए होमवर्क मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे तरीके से, बस उसका चार्ट जो है वो आपको सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है। तो यार ये भी क्यों छोड़े, फिर इसको भी निपटा ही लेते हैं अपन। छोटा सा टॉपिक बचेगा, उसके लिए वापस से पूरी क्लास लेना मतलब नहीं आएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे एक है CIF। ठीक है सर, C मतलब कैरेज, I मतलब इंश्योरेंस, F मतलब फ्रेट। सो मतलब ये बोले सामने वाले बंदे को पे करने पड़ेगी। अगर बोले गुड्स की बात करें तो गुड्स बोले 5,000 रुपए के हैं, उसका MRP जो है 5,000 रुपए का, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ में जो कैरेज वाला खर्चा है, प्लस जो इंश्योरेंस वाला खर्चा है, प्लस जो फ्रेट वाला खर्चा है, वो भी बोले क्या करना होगा, आप ही को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये गुड्स को मंगवा रहे हो। अंडरस्टूड। अब कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में गए, आपने जाके कहा कि मुझे एक वॉशिंग मशीन या फिर फ्रिज चाहिए। बोले कहाँ पहुँचाना है? बोले यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो सामने वाला क्या कहता है, कार्टिंग लूंगा। बोले मैं मतलब ये वैसे अगर आप ये चीज़ की बात करते हो कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की है, लेकिन चूंकि ये चीज़ को आपको घर तक पहुंचाना, ध्यान से सुनिएगा, ओनरशिप कहां पे ट्रांसफर हो चुका है, शॉप पे ही ट्रांसफर हो चुका है। आपने 5,000 रुपए मुझे दे दिए, मैंने प्रॉपर्टी का मालिक आपको बना दिया, लेकिन अब आपने क्या कहा, नहीं भाई साहब, अगर मैं यहां से फ्रिज ले रहा हूं और मैं अगर इसको घर लेके जाता हूं और वहां जाते जाते टूट गया, तो एक काम करो, ओनरशिप मुझे घर पे ही दो। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, ठीक है मैं देता हूं बोले आपको ओनरशिप घर पे, लेकिन आपको यहाँ पे 5,500 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें से 5,000 रुपए आपका जो होगा ये बोले प्रोडक्ट का हो गया, और 500 रुपए जो हो गया ये किसका हो गया, कैरेज का हो गया। बोले भाई साहब, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन जो है वो आपको वहां पे दी जा सकती है। ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई साहब। अगर बोले मैं CIF के बारे में बात करूं, सबसे पहला कैरेज नहीं, सॉरी कॉस्ट, दूसरा इंश्योरेंस, और तीसरा फ्रेट जो है वो कैरेज ही आपका हो गया। ठीक है। And a CIF contract is a contract for the sale of goods at a price which includes the cost of goods, insurance and the freight charges. Thus, in such a contract, the charges of insurance during the transit and the freight charges are paid by the buyer होना चाहिए, paid by the buyer in such contract. The charges of insurance during the transit and the freight charges are paid by the buyer. ये repeat हो गया, लेकिन ध्यान से, कौन पे करेगा, बायर पे करेगा। मतलब ये कि अगर वो चीज इंक्लूडेड रही तो आपको 5,000 रुपए नहीं बताया जाएगा, कितना पैसा बताया जाएगा, 5,500 रुपए जो है वो आपको बोला जाएगा पे करने के लिए। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, दे देंगे। अच्छा, इन केस ऑफ CIF कॉन्ट्रैक्ट, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर व्हेन द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड। सामने वाला शिपिंग डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं कि शिप से ही आ रहा होगा। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वॉशिंग मशीन का, बंदा गाड़ी में सामान रख के आपके घर तक आएगा, पहले वो डिलीवरी करेगा, डिलीवरी करने के बाद में आपको स्लिप दे देगा,
आप कंफर्म कर लो आपका सामान आ गया, बोले हाँ आ गया। आज के बाद में, अब इस पॉइंट के बाद में आप बोले प्रोडक्ट के क्या बन गए हो, मालिक बन गए। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम पे गुड्स का क्या हो गया, नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हुआ है, आपका कोई नुकसान नहीं, किसका, सेलर का, राइट, ठीक है सर। टू द बायर एंड ही रिसीव्स देम बाय पेइंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। दस ऑन द बायर्स रिफ्यूजल to take the shipping document, seller can claim the damages for the breach of contract and not the price of the goods। वो क्या बोलेगा, मेरा कार्टिंग लगवा दिया, बोले आपने, क्या क्लेम करने की बात करेगा, 500 रुपए क्लेम करने की बात करेगा, लेकिन क्या वो गुड्स के लिए प्राइस मांगेगा, नहीं भाई साहब, क्यों, डिलीवरी कहां पे होगी, घर पे, उसके बाद में ही क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ये समझा, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, FOB कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। FOB का मतलब क्या है भाई साहब, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब आप दुकान में गए, आपने दुकान में जाके सामने वाले को बोला कि सर मेरे को ना एक लैपटॉप परचेज करना है, तो लैपटॉप आपको घर पे छुड़वा के देगा क्या, नहीं, दुकान पे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहीं पे ही आपको लैपटॉप जो है वो दे दिया। और या फिर कार की बात कर लीजिए आप, ठीक है, कार में दोनों काम हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हो मेरे को घर पे ड्रॉप करवा दीजिएगा भाई साहब, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने क्या बोला, मैं यहीं से ही आपके शोरूम से ही डिलीवरी जो है वो लेके जाऊंगा, बाकायदा बोले जो लाल वाला कपड़ा होता है उसको उड़ाऊंगा, उसमें रील बनाऊंगा, ठीक है, गाना डालूंगा बैक उसमें क्या बोले बैकग्राउंड में, ठीक है, फिर लेके जाऊंगा बोले। अब ये ध्यान से, अगर कार आपको घर पे डिलीवर होके मिल रही है तो ऐसे केस में सेल कब माना जाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब माना जाएगा, आपके घर पे। और अगर आप यहां से उठा रहे तो शोरूम से, FOB, ये लीजिए बोले ये रहा आपका सामान, आप लेके जाओ बोले। अब ये ध्यान से, कई बार कैसा होता है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने कहा कार घर पे ड्रॉप करना, जो बंदा शोरूम का एम्प्लॉय कार लेके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसका नुकसान है, मेरा है कि शोरूम वाले का, शोरूम वाले का। लेकिन आपने वहां पे डिलीवरी ले ली, काफी ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे, बोले डिलीवरी ले ली, कार को बाहर निकाल रहा था, सीधा जाके दीवार में डैड। एक तो आपने देखा होगा राइट टर्न में टर्न करता है, पोलो कार है फोक्सवैगन की, ठीक है, और दरवाजे के पास में लेके जाता है, पूरी कार ही पलटा देता है। नुकसान किसका होगा, आपका खुद का नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि FOB वाले गुड्स थे, आपको यहीं से ही डिलीवरी जो है वो उसको लेना था। मतलब आपसे जो चार्जेस लिए गए वो सिर्फ कितने लिए गए, 5000 गुड्स के चार्ज जो वो लिए गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया गया। ये समझा क्या भाई साहब। FOB contract is a contract for the sale of goods where for the purpose of transmission to the buyer the seller has to put the goods on board ship at his own expense। यहां तक ला दिया बोले। अच्छा हाँ, एक बात और, प्लांट से लेके जो कहीं और होगा, कार बनाने का जो प्लांट रहता है, वहां से लेके गुड्स मैं कहां पे ला के दूंगा, शोरूम तक ला के दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी, आगे की तुम्हारी, ठीक है। It may be noted that the seller has to bear only the expenses of loading the goods on the goods, sorry, on the goods are loaded, या once आना चाहिए यहाँ पे, ना कि on। Once the goods are loaded on the board the ship, they are at the buyer's risk and he is responsible for the freight, insurance and the subsequent expenses। इसमें अपन इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे कंट्री में बॉम्बे का एक पोर्ट है, ठीक है, और दूसरी कंट्री में ऑस्ट्रेलिया का एक पोर्ट है। अब जो पहले वाला था CIF वाला, उसने क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया से आप गुड्स मंगवा रहे हो कहां पे, बॉम्बे में, किसके जरिए आएंगे, बोले शिप के जरिए आएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाले ने बोला कि देखो भाई साहब, गुड्स के 5000 रुपए प्लस 500 रुपए किस चीज के, बोले इंश्योरेंस के भी और फ्रेट के भी। इसमें क्या होगा, अगर ये शिप डूब जाता है तो नुकसान किसका, ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे का, यानी कि जो बेचने वाला बंदा था उसका। ऑन द अदर हैंड दूसरा, ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे ने बोला कि मैं आपसे लूंगा 5000 रुपया, 5000 रुपया आप मेरे को दे दो, मैं क्या करूंगा, इस चीज को शिप पे लोड करवा दूंगा। अब ये शिप आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, आपका लुकआउट है, आप जानो, आपका काम जानो। ये समझ में। सेम थिंग आप कार वाले केस में भी लेके चल सकते हो, सेम थिंग आप ये वाले चीज में भी लेके आप चल सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक है सर। और फिर एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, सर इसमें क्या होगा, अगेन ये ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है बोले कि आपका जो शहर है वो बोले पुणे है, बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में पोर्ट है, बोले मैं यहां तक लाके दे दूंगा, लेकिन इसके आगे जो लेके जाना है उसका जो फ्रेट वगैरह होगा वो आप देख लीजिएगा, यहां तक बोले मैं आपको लाके दे दूंगा, यहां तक का जो खर्चा वो मेरा, उसका कितना क्या प्राइस है पूरा इंक्लूड करके मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। मतलब रिस्क किसका, मेरा, बोले सेलर कहता है। ध्यान से, An ex-ship contract is a contract for the sale of goods in which the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination। ये है डेस्टिनेशन, यहाँ के पोर्ट तक मैं लाके दे दूंगा, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, ठीक है। The freight charges are to be borne by the seller
इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द वॉयज मतलब सी का जो रूट होता है, द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ सेलर। ठीक है, अगर फ्रेट का और इंश्योरेंस का सीआईएफ वाला रहा तो भी सेलर का पूरा रिस्क है, अगर ये वाला रहा एक्स शिप वाला रहा तो भी पूरा का पूरा किसका है, सेलर का ही रिस्क है। Thus, to protect his own interest, the seller may insure the goods and if he so wishes at his own expenses. कर सकता है. In case of X-ship contract, the ownership of the goods is transferred to the buyer only when the goods are delivered at the port of destination to enable the buyer to take their delivery. ये समझ में आया? ध्यान से तीन चीजें क्या बोली गई भाई साहब? अगर आप बात करते हो, एक तो आपका हो गया CIF, बोले घर तक पहुंचा के देगा, होम डिलीवरी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया FOB, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब मेरे शॉप से लेके जाओ, बोले शॉप डिलीवरी। और फिर उसके बाद में आ गया कौन सा? एक्स शिप मतलब क्या? सब बोले डेस्टिनेशन वाला जो पोर्ट आपका होगा ना, डेस्टिनेशन वाला जो पोर्ट होगा वहां तक लाके दे दिया। इसके आगे आपको कहीं और अगर जाना होगा तो आप देख लो बोले अपने हिसाब से कहां तक का क्या करना है करके। ठीक है, अब बोले ये वाले केस में और ये वाले केस में, ये दोनों ही केसेस में जो रिस्क है किसका होगा? सेलर का होगा। और जो FOB वाला रहेगा, यहां पे जैसे ही FOB पे सेलर ने आपको दे दिया वैसे ही रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा। ओनरशिप किसके पास में आ जाएगी? बायर के पास में आ जाएगी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? दैट्स इट। तो यहां पे ये टॉपिक आपका जो है टॉपिक नंबर 5 ये होता है आपका कंप्लीट। और आपका होमवर्क ये है कि आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं ये तीन वाले। कौन से? एक तो था आपका CIF वाला, दूसरा था FOB वाला। CIF हो सकता है, FOB हो सकता है, और या फिर एक्स शिप वाला हो सकता है। व्हाट द पॉइंट? इसके बारे में क्या चीजें लिखनी है, क्या नहीं लिखना है अपने लैंग्वेज के अंदर, दिस इज योर होमवर्क, और आप इसको क्या करेंगे? अच्छे तरीके से लिखेंगे। व्हाट द पॉइंट? मिलते हैं टॉपिक नंबर 6 के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।